हमारे अराउंड में जितने भी टाइप की व्हीकल्स पाई जाती है लाइक बाइक्स, कार्स, शिप्स एक्सेट्रा, सभी के अंदर हीट इंजन होता है। लेट्स सी व्हाट इज हीट इंजन। एनी इंजन दैट कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज नोन एज हीट इंजन। इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हीट इंजन एक हीट सोर्स से हीट एब्सॉर्ब करके कुछ अमाउंट में हीट यूज करके वर्क करता है और बाकी की हीट को रिजेक्ट करके हीट सिंक में रिलीज कर देता है। इसीलिए ऐसा हीट इंजन कार्नोट हीट इंजन या आइडियल हीट इंजन कहलाता है। और अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, मींस किसी भी मशीन में जितने अमाउंट में हीट एब्सॉर्ब होगी एग्जैक्ट उतने अमाउंट में वर्क नहीं होता, कुछ अमाउंट में हीट रिलीज जरूर होती है। हेंस अकॉर्डिंग टू कार्नोट एक इंजन कभी भी 100% एफिशिएंसी नहीं देता। 1824 में सादी कार्नोट साइंटिस्ट ने इंजन के बारे में एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दी। कार्नोट इंजन के एक पार्ट के वर्किंग प्रोसेस को डिटेल में एक्सप्लेन किया। कार्नोट का ये एक्सप्लेनेशन हाइपोथेटिकल मींस इमेजिनरी था बट बिल्कुल करेक्ट था। ना कार्नोट साइकिल स्टार्ट करने से पहले हम कार्नोट इंजन का बेसिक प्रिंसिपल समझ लेते हैं। गाड़ियों में हीट इंजन फ्यूल को बर्न करके हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है और यही हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो गाड़ियां रन करती हैं। हीट इंजन में एक सिलेंडर होता है जिसमें गैस या लिक्विड भरा होता है। सिलेंडर पर फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा होता है। पिस्टन शाफ्ट से जुड़ा होता है और शाफ्ट व्हील मतलब टायर से जुड़ा होता है। सिलेंडर के बेस को जैसे ही हीट मिलती है सिलेंडर में मौजूद गैस या लिक्विड एक्सपांड होता है और सिलेंडर पर लगा पिस्टन ऊपर उठता है। पिस्टन के ऊपर उठते ही शाफ्ट आगे बढ़ता है और टायर मतलब व्हील क्लॉकवाइज घूम जाता है। यहाँ पर सिलेंडर ने हीट एब्सॉर्ब की इसलिए गैस या लिक्विड का एक्सपांशन हुआ। जैसे ही टायर आगे जाएगा कुछ टाइम के बाद लिक्विड एक्सपांड होना बंद हो जाएगा। फिर क्या होगा, ड्यू टू इनर्शिया इफेक्ट या स्प्रिंग एक्शन की वजह से टायर वापस घूमेगा, मींस एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा। टायर वापस आएगा तो शाफ्ट पीछे आएगा, शाफ्ट पीछे आएगा तो पिस्टन नीचे होगा और पिस्टन के नीचे होते ही गैस या लिक्विड कंप्रेस होने लगेगा। बट टायर के वापस घूमने पर यहाँ पर हीट रिलीज होती है इसलिए गाड़ियों में हीट इंजन गर्म हो जाता है। यहाँ पर सिलेंडर ने हीट रिलीज की इसलिए गैस या लिक्विड का कंप्रेशन हुआ। यहाँ पर टायर आगे गया तो कुछ अमाउंट में पॉजिटिव वर्क हुआ, टायर पीछे आया तो कुछ अमाउंट में निगेटिव वर्क हुआ, बट इनका नेट वर्क पॉजिटिव होगा। इस तरह हीट इंजन का 1 साइकिल कंप्लीट हुआ और इस 1 साइकिल वाले हीट इंजन को इंजीनियरिंग में 1 स्ट्रोक इंजन कहा जाता है। 1 स्ट्रोक इंजन में गैस एक बार एक्सपांड होती है और एक बार कॉन्ट्रैक्ट होती है। 1 स्ट्रोक इंजन इस तरह से वर्क करता है। Now let's see 4 parts of heat engine. First one is insulating non-conducting stand. कार्नोट हीट इंजन में एक इंसुलेटिंग बेस होता है, ये एक टाइप का स्टैंड होता है। इस स्टैंड में से हीट ट्रांसफर नहीं होती। हीट इंजन का दूसरा पार्ट हॉट रिजर्वायर या हीट सोर्स होता है। हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा लेकिन कांस्टेंट होता है। हीट इंजन का थर्ड पार्ट कोल्ड रिजर्वायर या हीट सिंक होता है। कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर बहुत कम लेकिन कांस्टेंट होता है। हीट इंजन का फोर्थ पार्ट एक सिलेंडर होता है जिसकी साइड की वॉल्स इंसुलेटेड होती है, मींस वॉल्स हीट ट्रांसफर नहीं करती, बट सिलेंडर का बेस कंडक्टिंग होता है, मींस बेस हीट को ट्रांसफर करेगा। सिलेंडर के अंदर फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा होता है जो ऊपर नीचे होता है। सिलेंडर के अंदर वर्किंग फ्लूइड होता है जो एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होता है। नाउ लेट्स सी कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल में 4 प्रोसेस है। लेट्स सी फर्स्ट वन इज आइसोथर्मल एक्सपांशन। सबसे पहले सिलेंडर को हॉट रिजर्वायर पर रखा जाएगा जिसकी वजह से सिलेंडर कुछ अमाउंट में हीट एब्सॉर्ब करता है। हीट एब्सॉर्ब करके फ्लूइड एक्सपांड होने लगता है बट टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसलिए इस प्रोसेस को आइसोथर्मल एक्सपांशन का नाम दिया गया है। कंसीडर सब्सटेंस की इनिशियल स्टेट स्टार्टिंग में थी बट सब्सटेंस जब एक्सपांड हुआ तो सब्सटेंस की फाइनल स्टेट बी हो गई। सब्सटेंस ने हीट सोर्स से Q2 अमाउंट में हीट एब्सॉर्ब करके W1 अमाउंट में वर्क परफॉर्म किया और सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई बाय डेल्टा E1। नाउ फर्स्ट लॉ की इक्वेशन हो जाए Q2 इक्वल टू डेल्टा E1 प्लस W1 या डेल्टा E1 इक्वल टू Q2 माइनस W1। नाउ लेट्स सी सेकंड प्रोसेस एडियाबैटिक एक्सपांशन। फिर सिलेंडर को इंसुलेटेड स्टैंड पर रखा जाएगा। क्योंकि सिलेंडर की वॉल्स भी इंसुलेटेड है इसलिए सिलेंडर के अंदर जो फ्लूइड होगा वो सराउंडिंग से हीट एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ व्हील या स्प्रिंग एक्शन की वजह से पिस्टन अपवर्ड साइड मूवमेंट करेगा।
जिसकी वजह से फ्लूइड एक्सपांड होगा। क्योंकि ये एक्सपांशन बिना किसी हीट ट्रांसफर के हुआ है, इसलिए ये एडियाबेटिक एक्सपांशन होगा। कंसिडर सब्सटेंस की इनिशियल स्टेट स्टार्टिंग में बी थी, बट सब्सटेंस जब एक्सपांड हुआ तो सब्सटेंस की फाइनल स्टेट सी हो गई। सब्सटेंस ने जैसे ही एक्सपांशन किया, सब्सटेंस का टेम्परेचर डिक्रीज होकर T2 से T1 हो गया। सब्सटेंस ने W2 अमाउंट में वर्क परफॉर्म किया। सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी चेंज होकर डेल्टा E2 हो गई। नाउ फर्स्ट लॉ की इक्वेशन हो जाएगी W2 इक्वल टू माइनस डेल्टा E2 या डेल्टा E2 इक्वल टू माइनस W2। नाउ लेट्स सी आइसोथर्मल कंप्रेशन। सिलेंडर को इंसुलेटिंग बेस से उठाकर हीट सिंक या लो टेम्परेचर रिजर्वायर पर रखा जाता है। सब्सटेंस को सिंक पर रखने से सब्सटेंस कंप्रेस होता है और हीट सिंक में रिलीज हो जाती है। सब्सटेंस की इनिशियल स्टेट सी थी। जब सब्सटेंस ने हीट रिलीज की तो सब्सटेंस की फाइनल स्टेट हो गई डी। सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी डेल्टा E2 से चेंज होकर डेल्टा E3 हो जाएगी। सब्सटेंस कंप्रेस होगा, मींस कुछ अमाउंट में W3 वर्क परफॉर्म करेगा और Q1 अमाउंट में हीट सिंक में रिलीज करेगा। इसलिए फर्स्ट लॉ की इक्वेशन हो जाएगी माइनस Q1 इक्वल टू डेल्टा E3 प्लस W3 या डेल्टा E3 इक्वल टू माइनस Q1 माइनस W3। नाउ लेट्स सी एडियाबेटिक कंप्रेशन। फाइनली सिलेंडर को इंसुलेटिंग बेस पर रखा जाता है। यहाँ पर सिलेंडर की वॉल्स और बेस दोनों इंसुलेटेड है, इसलिए हीट ना ही अंदर आती है ना ही बाहर जाती, बट ड्यू टू इनर्शिया या स्प्रिंग एक्शन की वजह से सब्सटेंस कंप्रेस होता है। यहाँ पर सब्सटेंस की इनिशियल स्टेट डी थी, लेकिन जब सब्सटेंस कंप्रेस हुआ तो उसकी फाइनल स्टेट ए हो गई। यहाँ पर सब्सटेंस ने कंप्रेस होकर W4 अमाउंट में वर्क परफॉर्म किया, इसलिए सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी हो गई डेल्टा E4। इसलिए फर्स्ट लॉ की इक्वेशन होगी डेल्टा E4 इक्वल टू माइनस W4। इस तरह एक साइकिल पूरा होता है। इस तरह एक साइकिल के पूरा होने पर सब्सटेंस फिर से स्टार्टिंग पॉइंट ए पर पहुंच जाता है। फिर सब्सटेंस सेकंड साइकिल के लिए रेडी होता है। लेट्स सी नेट वर्क डन इन कार्नोट साइकिल। सब्सटेंस की नेट इंटरनल एनर्जी एक साइकिल के कंप्लीट होने पर 0 हो जाती है। अगर हम सब्सटेंस का नेट वर्क डन मालूम करना चाहे तो इसके लिए हमें 4 प्रोसेस की इंटरनल एनर्जी का सम करना होगा। इक्वेशन होगी डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा E1 प्लस डेल्टा E2 प्लस डेल्टा E3 प्लस डेल्टा E4। इंटरनल एनर्जी के लिए इक्वेशन हमने चारों प्रोसेस में निकाली थी। अगर वैल्यूज पुट करें तो इक्वेशन हो जाएगी डेल्टा E1 के लिए Q2 माइनस W1 प्लस डेल्टा E2 के लिए माइनस W2, डेल्टा E3 के लिए माइनस Q1 माइनस W3 और डेल्टा E4 के लिए माइनस W4। इक्वेशन रीअरेंज करें तो इक्वेशन हो जाएगी Q2 माइनस Q1 माइनस W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। अगर हम यहाँ W1, 2, 3, 4 को Wm कंसिडर कर ले तो इक्वेशन हो जाएगी Q2 माइनस Q1 माइनस Wm। नाउ हमें मालूम है कि इंटरनल एनर्जी एक साइकिल के कंप्लीट होने पर 0 हो जाती है। अगर 0 इक्वेशन में पुट करें तो इक्वेशन हो जाएगी 0 इक्वल टू Q2 माइनस Q1 माइनस Wm। नाउ नेट वर्क डन की इक्वेशन होगी Wm इक्वल टू Q2 माइनस Q1। इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि जितने अमाउंट में हीट सोर्स से एब्सॉर्ब की जाती है एग्जैक्ट उतने अमाउंट में वर्क नहीं होता। कुछ अमाउंट में हीट सिंक में रिलीज होती है, मतलब कुछ अमाउंट में हीट वेस्ट होती है। इस इक्वेशन से सेकंड लॉ की ये स्टेटमेंट प्रूव होती है कि ऑल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। नाउ लेट्स सी थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी। डेफिनेशन है थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क डन इन अ साइकिल टू द हीट एब्सॉर्ब फ्रॉम द सोर्स। मीन्स थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी डिपेंड है रेशियो ऑफ वर्क डन और हीट जो हीट सोर्स से एब्सॉर्ब की जाती है। थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला है ईटा इक्वल टू Wm डिवाइडेड बाय Q2 या ईटा इक्वल टू Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q2। इस इक्वेशन से ये भी पता चलता है कि थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी वर्किंग सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।